हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे पीवाईक्यू के बारे में, जिसके अंदर से अपन देख रहे थे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों के अपन कंबाइंड रूप से देख रहे थे साथियों। ठीक है, एक क्लास अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज दूसरा जो पार्ट है जिसका नाम होगा पुरातात्विक स्रोत और जनपद और प्राचीन नामों के बारे में अपन देखने वाले हैं। उम्मीद होगी कि आपको पहली क्लास अच्छी लगी होगी। आज ये सेकंड पार्ट अपन लेकर चल रहे हैं। देखो, आज का पहला सवाल आ जाता है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। पहला सवाल आता है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना साथियों, वो आएगा गोसुंडी के अभिलेख। अब बात करते हैं कि गोसुंडी के अभिलेख, तो गोसुंडी के अभिलेख का जो संबंध है साथियों कहाँ से है? चित्तौड़ से आ जाता है। कहाँ से प्राप्त हुआ? याद रखना, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। दूसरा बात करें इसकी भाषा, इसकी भाषा कौन सी आ जाती है? संस्कृत भाषा आ जाती है इसकी। ठीक है। और बात करें साथियों इसकी लिपि, लिपि बात करें तो कौन सी आ जाती है? ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलती है। ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करें, इसको पढ़ा किसने बार था? पहली बार सर्वप्रथम जो पढ़ा था ना साथियों, तो वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा। भंडारकर के द्वारा पहली बार पढ़ा गया, पहली बार पढ़ा था इसको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो अभी बताया है मैंने ऊपर कि गोसुंडी शिलालेख स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि गोसुंडी अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे गए हैं, तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ये याद रखना, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर लिपि बात करें तो इसकी कौन सी जाती है? ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये याद रखना, गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ से आपको प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख हर गोसुंडी से सवाल 100% बनता है हर एग्जाम में, याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेख पर प्रकाश डालता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 वाला सही रहेगा। थोड़ा सा बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख के बारे में। इसके अंदर से क्या है कि राणा कुंभा है ना, इस महाराणा कुंभा के बारे में जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में विचार किया गया है। और बात करें तो इस कीर्ति स्तंभ के अंदर से आपको एक तो चंडी शतक कौन सा मिलेगा? चंडी शतक। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है गीत गोविंद, गीत गोविंद आ जाता है, और गीत गोविंद की टीका बोल सकते हो, गीत गोविंद की टीका। और एक और आ जाता है संगीत राज, संगीत राज आदि प्रमुख ग्रंथों का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिल जाता है। इस प्रशस्ति में बात करें तो कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य या फिर हिंदू सुल्तान या फिर राय रायण, और दूसरा बात करें तो राणो रासक, इस बहुत सारी जो उपलब्धियों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी साथियों, वो याद रखना, कवि अत्रि और महेश भट्ट के द्वारा की जाती है। और कब की गई थी इसकी रचना, वो भी याद रखना, कब की गई थी? 1460 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत में पूछ ले जाते तो आपको विक्रम संवत कितने बतानी है? 1517 के अंदर से इसको किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश भट्ट हैं? तो वह याद रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के हैं, और कब? 1460 ईस्वी के अंदर से इसकी रचना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल जाता है कि चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन है। तो पहला कथन जाता है, देखो यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो आ जाता है रतन पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो इसके शिल्पी देहलन थे, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। ठीक है साथियों। यहाँ पर बात करें आगे तो अग्निकुंडल में उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसमें मिलता है, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है। तो ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तीसरा आपके सही रहेंगे। अब बात करते हैं जो चिरवा का शिलालेख है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये याद रखना, उदयपुर से प्राप्त हुआ है। अगर ज़्यादा पूछे आपसे कि उदयपुर में भी कहाँ पर जाता है, तो याद रखना बड़गांव,
बड़गांव के अंदर से ये प्राप्त हुआ है साथियों। और कब प्राप्त हुआ है? 1273 में। ईस्वी के अंदर से पूछा, अगर विक्रम संवत में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1330 विक्रम संवत आपको बताना है। ठीक है। इसके अंदर से आपको देखो जेतर सिंह, कौन कौन सी उपलब्धियों के बारे में बात पता चलेगा। नाम आ जाता है एक तो जेतर सिंह, और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है तेज सिंह, तेज सिंह आ जाता है। और तीसरा बात करें तो आ जाता है समर सिंह, समर सिंह है। इन राजाओं का उपलब्धियों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो गुहिल वंश के शासक है ना, उनका उल्लेख यहाँ पर मिल जाता है। देख सकते हो यहाँ पर गुहिल वंशीय, गुहिल वंशीय शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। किसका मिलता है? तीन चारों का नाम याद रखना, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का उल्लेख आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो अभी मैंने बताया कि मेवाड़ के जो गुहिल शासक है ना, उनका करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। तो इसके जो रचयिता है ना साथियों, वो याद रखना रणछोड़ भट्ट माने जाते हैं। ये क्या जाती है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति के अंदर से मानी जाती है। इसमें क्या बात की गई है कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश पर राजसमंद झील के 9 चुकी पाल के ताकों पर लगी हुई 25 काले पत्थरों पर बड़ी शिलाओं में संस्कृत के 24 सर्गों में उत्कीर्ण है जाती है। इसमें है कौन सी भाषा जाती है? संस्कृत में है, ये भी याद रखना। ठीक है। दूसरा बात करें तो 24 सर्गों में इसको उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है। और बात करते हैं, इसमें 1106 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रशस्ति के अंदर से आपको मुगल मेवाड़ संधि, कौन सी? मुगल मेवाड़ संधि, वो देखने को मिल जाती है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि किस शिलालेख या फिर प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो अभी मैंने बताया था साथियों, तो किस में आ जाता है? यह आ जाता है राज सिंह प्रशस्ति में देखने को मिल जाता है। राज सिंह प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो याद रखना रणछोड़ भट्ट तेलगन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज प्रशस्ति का काल इसमें पूछा गया है। राज प्रशस्ति का जो काल बात करें तो याद रखना 1676 ईस्वी इसका काल माना जाता है। अगर विक्रम संवत में पूछा जाए साथियों तो याद रखना 1732 आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अपना? ये 1676 वाला रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो किस में कहा गया है साथियों? ये याद रखना बिजोलिया का जो शिलालेख है उसमें बताया गया है। बिजोलिया का जो लेख है वो भीलवाड़ा के अंदर से 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी, और कब आ जाता है? 1170 ईस्वी के अंदर से ये लेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास में एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया है। इस लेख में बात करें तो अजमेर और सांबर के जो चौहान वंशीय शासकों का बारे में बात मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है? तो इस कौन सा जाता है साथियों? ये याद रखना चौहान के बारे में बात होती है। मैंने रूप से बात करें तो अजमेर व सांबर के जो चौहान है ना, उनके बारे में ये बताता है। ठीक है। और इसका जो दिनांक अगर बात करें तो 1170 ईस्वी के अंदर से इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, बिजोलिया अभिलेख का काल बताया गया है। तो बिजोलिया अभिलेख का जो काल है वो 1170 ईस्वी आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? अभी मैं बता कर आया हूँ, बिजोलिया शिलालेख बताता है जिसका समय है 1170 ईस्वी आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का जो निर्माण है ना साथियों, वो करवाया था वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया है। और बात करें साथियों तो बिजोलिया प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो नाम आ जाते हैं गुणभद्र। आपको कौन बताना है? गुणभद्र आपको बताना है इसके रचयिता। यह अभिलेख पृथ्वीराज III के पिता सोमेश्वर के काल का है। इसमें से कई प्राचीन नामों का उल्लेख देखने को मिल जाता है, जैसे जबालीपुर जालोर को कहा गया, जो सांबर और सांबर को साकंबरी कहा गया, भीनमाल को श्रीमाल कहा गया, बिजोलिया को विद्यावली कहा गया और मांडलगढ़ को मंडलकर कहा गया था। ठीक है। और इसके अनुसार बात करें तो जो आदि पुरुष वासुदेव चहमान या फिर चौहान है ना, उनके द्वारा
551 ईस्वी के अंदर से शाकंभरी या फिर चहमान चौहान राज्य की स्थापना की जाती है और सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नामों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो किस में आ जाता है साथियों? ये बिजोलिया शिलालेख के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। तो जबालीपुर किसको कहा गया था? जालोर को कहा गया था, ठीक है। और शाकंभरी किसको कहा गया था? सांबर को कहा गया था। श्रीमाल किसको कहा गया था? भीनमाल को कहा गया था। विज्जावली किसको कहा गया था? बिजोलिया को कहा गया था। मंडलकर किसको कहा गया था? मांडलगढ़ को कहा गया था। इन तीनों चारों नामों के बारे में थोड़ा सा याद रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो सोमेश्वर चौहान के समय का बताया जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना क्या नाम से जाना जाता था? जबालीपुर के नाम से जाना गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? आबू के अभिलेख के जो लेखक आ जाते हैं ना साथियों, वो जाते हैं शुभचंद्र आ जाते हैं साथियों। अब बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा, आबू के मंदिर की जो है या फिर बोल सकते हो कि नेमिनाथ, कौन सा मंदिर बात करते हैं अपन? नेमिनाथ मंदिर। नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति समय बात करें तो 1230 ईस्वी आपको बताना है। विक्रम संवत के अंदर से बात करें तो ये 1287 ईस्वी के अंदर से आपको बताना है। इस प्रशस्ति की जो रचना की जाती है ना साथियों, वो किसके द्वारा की जाती है? सोमेश्वर देव। याद रखना, या तो इनका दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, सोमेश्वर देव, या फिर बात करें दूसरा नाम आ जाता है सोमेश्वर देव। दूसरा नाम बात करें तो नाम कौन सा आता है? शुभचंद्र। शुभचंद्र के द्वारा इसकी की जाती है रचना। और इस प्रशस्ति के अंदर से आपको क्या क्या मिलेगा? वस्तुपाल, वस्तुपाल, और दूसरा नाम आ जाता है तेजपाल। इनके वंशजों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है साथियों। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है सुरतोत्सव के लेखक कौन आ जाते हैं? तो याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो सोमेश्वर रहेगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे आ जाता है साथियों? राय सिंह के बारे में बात करें तो यह आ जाता है बीकानेर के शासकों के, इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करें इसके बारे में, राय सिंह प्रशस्ति जो बीकानेर के अंदर से 1594 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगी। कब मिलेगी? 1594 में, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करें तो महाराजा राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण के काल के अंदर से समाप्त होने के अवसर पर इसको लगाया था। बीकानेर दुर्ग में एक द्वार में पार्श्व पर यह प्रशस्ति लगी गई है। इसके रचयिता अगर बात करें तो याद रखना जेता, या फिर एक और देखने को मिलेगा जयिता देखने को मिलेगा, एक कहीं आपको मिलेगा जदूता। ये तीनों शब्द एक ही आपको देखने को मिलेंगे, एक ही नाम आदमी के नाम है तीनों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, ये रहा, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो याद रखना घटियाला जो है ना वो शिलालेख आपको देखने को मिल जाता है, इसका सही आंसर। और ये है कहाँ पर? जोधपुर के पास में आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो अभिलेख है ना, एक खंबे के ऊपर क्या किया गया है? उकेरा गया है, ठीक है। और इस खंबे के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक प्रतिहार शासक है जिसका नाम आ जाता है नरेश कक्कुक का यशोगान के बारे में देखने को मिल जाता है। उसकी वीरता के बारे में, उसके साहसिक के बारे में, उसके जननायक और संपादक सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख देखने को मिल जाता है। और इस अभिलेख की जो भाषा है ना साथियों, तो दो भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक का नाम आ जाता है संस्कृत भाषा, और दूसरी जो भाषा जाती है ना साथियों वो आ जाती है प्राकृत भाषा। दो भाषाओं में आपको ये उल्लेख देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। कौन सा? मग जाति। मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख इसके अंदर से मिल जाता है, ठीक है। ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। और याद रखना इसका उच्चारणकर्ता कौन था? तो नाम याद रख सकते हो आप यहाँ पर, श्रवणकार कर्षणदेव, कर्षण, या फिर बोल सकते हो कि कर्षणेश्वर इसका उच्चारणकर्ता था। इसमें से क्या बात की गई है कि इसमें ककुक ने उत्कीर्ण करवाया था। किसने उत्कीर्ण करवाया था? ककुक के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो कौन सी भाषा में लिखा गया? घटियाला संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैसे तो याद रखना दो भाषाएं हैं, एक प्राकृत भाषा भी है, उसमें भी ये लिखा गया है, ठीक है।
इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो संस्कृत भाषा आपको राइट लगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अभीरो पर विजय का दावा करता है तो वो कौन सा ज़्यादा साथियों, ये गठियाला अभिलेख है, वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, गठियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो ये याद रखना है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो प्रतिहार ककुक रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, गठियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो किसकी प्राप्त होती है साथियों, गठियाला अभिलेख के अंदर से मंडोर प्रतिहार जो है उस वंश के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि गठियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है, तो असत्य के बारे में बात की गई है। तो पहला देखो कौन कौन सा सही आता है, अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशजों का विवरण है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक बात आ जाती है। दूसरा, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित करने का विवरण मिलता है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका, सेकंड वाला सही रहेगा, असत्य के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आ जाता है कि बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कितने प्राप्त हुए हैं साथियों, ये याद रखना, 3 आपको प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसको कब किया गया था, 181 ईस्वी का बारे में बात होती है। ठीक है, और इसमें से किस वंशजों के बारे में देखने को मिलेगा, मोखरी जो वंशज है ना, मोखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। ठीक है, और इसमें से 3 यूप लेख मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बड़वा ग्राम, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या फिर गण के संबंधित आ जाते हैं, तो ये याद रखना, अभी मैंने बताया कि मोखरी वंश के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है, तो वो कौन सा जाता है साथियों, वो आता है बरनाला अभिलेख आ जाता है। अब बरनाला अभिलेख के बारे में बात करें तो जयपुर के अंदर से प्राप्त हुए थे, कब के हैं समय, 278 ईस्वी के अंदर से बात होती है, कि अंत के अंदर से क्या होता है कि विष्णु भगवान की वंदना इसके अंदर से की गई थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता आ जाते हैं वो कौन आते हैं, कवि महेश माने जाते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद के अंदर से 1460 की बात आती है, कब की बात आती है, 1460 के अंदर से इसको उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रशस्तिकार हैं वो कौन आ जाते हैं, कवि महेश था। और इसकी लिपि के बारे में बात करें तो कौन सी आती है, देवनागरी, देवनागरी लिपि बतानी है। और भाषा बात करें ना साथियों तो कौन सी बतानी है, भाषा भी याद रखना, संस्कृत भाषा आपको बतानी है, कौन सी बतानी है, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेख है, तो कौन सा जाता है साथियों, वो आ जाता है महेश्वर। ठीक है, एकलिंग प्रशस्ति जिसमें से गिरवा तहसील उदयपुर के जो रचयिता माने जाते हैं, इसके जो रचयिता हैं महेश भट्ट या फिर महेश्वर था, जिसने बप्पा रावल का संन्यास लेना और मेवाड़ के गोहिलों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि बरली का शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व का नाम माना जाता है, कहाँ स्थित आ जाता है, तो ये अजमेर में है साथियों। ठीक है, कहाँ पर आ जाता है, अजमेर में आपको देखने को मिलता है। बरली या फिर आपको देखने को मिलेगा बडली, जिसका जो काल है वो 443 ईसा पूर्व आपको बताना है, कब बताना है, 443 ईस्वा, कहाँ पर, केकड़ी। ठीक है, केकड़ी के अंदर यह स्थित आ जाता है और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। बडली के पास में एक बिलोट माता का मंदिर भी आपको यहाँ पर है देखने को मिलेगा, उसके पास में ये प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की जो लिपि है ना वो आ जाता है, याद रखना, ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलेगी साथियों। कौन सी लिपि मिलेगी, ब्राह्मी लिपि आपको देखने को मिलेगी। वर्तमान में कहाँ पर है ये, अजमेर संग्रहालय में रखा गया है साथियों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है साथियों, ये ब्राह्मी पांडुलिपि में इसको चिन्हित किया गया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है, तो प्रतिहारों का जो इतिहास बताता है ना साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो मंडोर का जो शिलालेख है वो बताता है। मंडोर के शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है, जोधपुर में। कहाँ पर प्राप्त हुआ है साथियों, जोधपुर में प्राप्त होता है। इसमें मंडोर और एक बावड़ी के शिला पर उत्कीर्ण किया गया है। अगर समय के बारे में बात करें तो 685 ईस्वी का है,
कब का है? 685 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसके अंदर से विष्णु और शिव की पूजा पर प्रकाश डाला जाता है। मंडोर का दूसरा जो शिलालेख आ जाता है ना साथियों, वो है 837 ईस्वी का, जिसके अंदर से गुजर प्रतिहार शासक बाउक के द्वारा खुदवाया गया था। इसमें गुजर प्रतिहार शासकों की वंशावली और विष्णु और शिव पूजा के बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो किसको में कहा गया है साथियों? ग्वालियर अभिलेख है, उसमें कहा गया था। ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति है वो मिहिर भोज की मिहिर भोज प्रथम ना उसकी देन मानी जाती है। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किया गया। कौन सी लिपि आ जाती है? संस्कृत तो भाषा है साथियों, ठीक है। कौन सी आती है? संस्कृत तो भाषा आपको देखने को मिलेगी, और जो लिपि है वो आ जाती है ब्राह्मी लिपि, आपको देखने को मिल जाती है। इस पर कोई भी तिथि आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 880 ईस्वी के लगभग इसको उत्कीर्ण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा रहता है साथियों? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पुर के ताम्रपत्र। इसके बारे में बात करते हैं तो पुर के ताम्रपत्रों का जो समय बात करें तो 535 ईस्वी आपको बताना है। 535 ईस्वी के आसपास इसको किया गया था, ठीक है। और ये ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जौहर में प्रवेश की घटना बताता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग और बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो किससे होता है साथियों? यह जाता है चिकली ताम्रपत्र 1483 से प्राप्त हो जाता है। चिकली ताम्रपत्र है, इसमें से किसानों से वसूली की जाने वाली विविध लाग बागों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है साथियों? हर्ष पर्वत शिलालेख में आपको देखने को मिल जाता है। हर्षनाथ प्रशस्ति कहाँ पर है? ये याद रखना, सीकर में है साथियों, ठीक है। इस प्रशस्ति की जो रचना होती है 973 ईस्वी में बताई जाती है। विक्रम संवत के बारे में बात करें तो 1030 ईस्वी में बताई जाती है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? अल्लट के द्वारा करवाया गया था, ये बात यहाँ पर कही गई है। और इसमें से चौहानों का वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों के बारे में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि मारना कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है। तो कहाँ से, कौन से ग्राम से प्राप्त होता है साथियों? ये याद रखना, नाम आ जाता है पदराड़ा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए, उनको बताना है, मतलब कि आरोही क्रम के बारे में बात की गई है। सबसे पहले बात करें तो देखो कौन कौन सा जाता है। यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख के बारे में बात करते हैं। तो बिजोलिया शिलालेख है वो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, कब? 1170 ईस्वी का जाता है। दूसरा बात करें नेमिनाथ, जो आबू मंदिर की प्रशस्ति है वो कौन सा जाता है? 1230 का जाता है साथियों। दूसरा बात करें तो बचकुला अभिलेख है, ये 815 का है, 815 ईस्वी का जाता है। और दूसरा बात करते हैं गोसुंडी अभिलेख है, ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो आरोही क्रम में बताना है तो पहले नंबर गोसुंडी का हो जाएगा, दूसरे का बचकुला हो जाएगा, और तीसरे का बात करें ना साथियों तो बिजोलिया का हो जाएगा, और चौथा नेमिनाथ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? अपना सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। रसिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, तो कहाँ पर आ जाता है साथियों? यह आ जाता है नरवर्मा गोहिल का। नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा डालता है साथियों? उसका नाम याद रखना, मानमोरी जो शिलालेख है वो डालता है ये प्रकाश, ठीक है। मानमोरी के बारे में बात करें तो मानमोरी का जो लेख है वो मानसरोवर झील के तट पर विक्रम संवत 730 ईस्वी आपको बताना है, ठीक है। एक स्तंभ के ऊपर इसको उत्कीर्ण किया गया लेख माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित आता है? ये याद रखना, चित्तौड़ से संबंधित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। शिलालेख या फिर प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो सही जोड़ों के बारे में बात करें ना साथियों तो सबसे पहला नाम बात की गई है अचलेश्वर शिलालेख 1285। दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर
दूसरा जाता है बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, चिरवा शिलालेख है वो 987 ईस्वी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो 1460 ईस्वी बताई गई है। सबसे पहले नाम आ जाता है बिजोलिया। बिजोलिया का जो शिलालेख है वो 1170 ईस्वी आपको बताना है। अगर विक्रम संवत के बारे में बात करें तो 1226 आपको बताना है साथियों। दूसरा बात करते हैं चिरवा का जो अभिलेख है, यह आ जाता है साथियों, चिरवा का अभिलेख कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। और कब बताना है, 1273 ईस्वी में बताना है। और बात करें अगर विक्रम संवत में बात होती है तो 1130 में आपको बताना है। कब बताना है, सॉरी 1330 में, 1330 में बतानी है। दूसरा बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में जब चर्चा होती है तो ये कौन सा आ जाता है, ये सही आ जाता है 1460 में, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों तो कौन सा जाता है, देखो एक अचलेश्वर शिलालेख 1285 वाली बात है ना, ये बात यहाँ पर सही आती है। दूसरा बात करें बिजोलिया शिलालेख है 1170 बात कही गई, ये भी ठीक आ जाती है। चिरवा शिलालेख है ये थोड़ा सा बात गलत बताई गई है, तो 1237 ईस्वी आपको बताना है, ठीक है, ये बात यहाँ पर गलत आ गई है। दूसरा बात करते हैं तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये भी बात यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सही है आपके, गलत हैं वो याद रखना। चिरवा का शिलालेख है वो 1273 बताना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है, तो कौन से संबंधित आ जाती है, ये याद रखना, ये है मेवाड़ से। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो उदयपुर के लकुलिस के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है, जिसका समय बात करें तो 971 ईस्वी कहा गया है। इसकी जो भाषा है ना वो भी थोड़ी सी याद रखना। भाषा कौन सी है साथियों, संस्कृत भाषा आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें मेवाड़ का जो इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था, तो ये कहाँ पर था, ये याद रखना, बीकानेर में प्रचलित था। बात करें 1759 के अंदर से लगभग बीकानेर में टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के डाले गए थे, जो 1859 तक क्या गए थे, चलते थे। इन सिक्कों पर एक तरफ क्या होता था, फारसी में सिक्का और मुबारक शाह और नाम आ जाता है कीरासानी, या फिर बात करें आलम बादशाह गाजी था, और दूसरी तरफ बात करें तो आ जाता है यहाँ पर 1121 में जुलूल मैसूल मानुस अंकित होता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन आ जाते हैं साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आता है दामोदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि किस क्षेत्र में पंचमार्ग सिक्कों के बारे में सबसे पहले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो पंचमार्गों के बारे में बात होती है तो राजस्थान में सबसे पहले प्राप्त होता है। इसके बारे में बात करते हैं, पंचमार्ग जो कॉइन है इनको कहा जाता है आहत मुद्राएं भी कहा जाता है। इनका जो प्रचलन भारत के अंदर से 5वीं से लेकर दूसरी शताब्दी के अंदर से होता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीनतम पंचमार्ग सिक्कों का समय क्या था, तो प्राचीनतम जो सिक्कों का जो समय था ना वो साथियों वो था 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा बात करते हैं, डोडिया क्या है, डोडिया बात करें तो साथियों जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम जो सिक्का था उसका नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित आ जाते हैं, तो गदिया सिक्कों के बारे में बात करें ना साथियों तो ये आ जाते हैं उदयपुर के सिक्के। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आता है कि मेवाड़ राज्य का, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, तो मेवाड़ राज्य का जो सिक्का बात करें तो कौन सा नहीं है साथियों, ये सारे के सारे नहीं है। देखो मेवाड़ के अंदर से कौन कौन से सिक्के चलते थे, वो आ जाता है चित्तौड़ी नाम का सिक्का चलता था। कौन सा, चित्तौड़ी हो गया, ढींगला हो गया, ढींगला के बाद में बात करें तो नाम आ जाता है त्रिशूलिया हो गया, त्रिशूलिया, त्रिशूलिया के बाद में भिलाड़ी सिक्का, कौन सा, भिलाड़ी सिक्का, उदयपुरी सिक्का, कौन सा जाता है, उदयपुरी सिक्का जाता है, मुगल सिक्का इलायची में आ गया, यहाँ पर बोल सकते हो मुगली सिक्का एलची आ गया, ये भी यहाँ का सिक्का माना जाता है, ठीक है। एक आ जाता है चांदोड़ी, कौन सा आता है, चांदोड़ी नाम का सिक्का था। दूसरा बात करें तो फतेह शाही आ जाता है, भोपाल शाही आ जाता है, शाह आलम आ जाता है, ये सारे के सारे आपको सिक्के मेवाड़ के देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें से राम शाही, राव शाही, डोडिया ये सिक्के कहीं के आपको देखने को नहीं मिलेंगे मेवाड़ के। लेकिन जो डोडिया सिक्का था ये जैसलमेर के अंदर से प्राचीन था, जो अपन पढ़ कर आए थे ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से प्रचलित था, तो झाड़शाही सिक्कों के बारे में बात करना साथियों ये जयपुर रियासत से प्रचलित था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो झाड़शाही सिक्के हैं ना साथियों, जो जयपुर का जो कछुआ नरेश ना, मुगल काल में झाड़शाही के सिक्के चलाए गए थे। जो तोल में 1 तोला था, जो ब्रिटिश काल में चांदी में क्या कहते थे,
कलदार सिक्कों में प्रचलित थे और स्थानीय सिक्के यहाँ पर बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल शासकों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों कहलाते थे। तो इनको क्या कहलाते थे साथियों, इनको कहा था झाड़साई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुद्राएं जारी करता है सुमेलित नहीं है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, झाड़साई जयपुर राज्य का था, ठीक आ जाता है। दूसरा बात करें विजयशाही बीकानेर का जाता है, ठीक आ जाता है। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा देखो गलत आएगा, विजयशाही सिक्का अपन ने कहाँ पर पढ़ा था, जोधपुर में पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था साथियों, जोधपुर का सिक्का है, ठीक। डब्बूशाही मारवाड़ राज्य का जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। सेम सा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ऊपर वाला भी नहीं, दूसरा है, सेम ही है पर वैसे। अक्षयशाही जैसलमेर का है, ठीक बात है। झाड़शाही जयपुर का जाता है, गजशाही जोधपुर का जाता है। विजयशाही, विजयशाही कहाँ का है, अभी मैंने बताया कि जोधपुर का है। कहाँ का है साथियों, जोधपुर का आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है लीलूलिया एवं लीलूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। तो कहाँ पर होता था साथियों, ये होता था सोजत पाली के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है। तो राव शाही जो सिक्के हैं ना साथियों, वो कहाँ से हैं, अलवर से माने जाते हैं। अलवर के सिक्कों के बारे में बात करें तो कौन कौन से, एक का नाम आता है अक्षय शाही, दूसरे का बात करें तो राव शाही, राव शाही। तीसरे का बात करें तो एक और आ जाता है जो तांबे की राव शाही टक्का जो है उनको क्या कहते थे, अंग्रेजी में पाव आना सिक्का भी इनको कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, दो सिक्के हैं याद रखना, अक्के शाही और राव शाही, इंपॉर्टेंट है थोड़े से। नेक्स्ट आता है कि राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस, विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो कहाँ का ये सिक्का था, ये था बीकानेर का साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया, ये क्या है साथियों, ये आ जाते हैं मेवाड़ में प्रचलित जो तांबे के सिक्के हैं इनको कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था। तो कौन सी में बनता था साथियों, ये कुचामण में बनता था। 1838 की बात आ जाती है, 1838 में कुचामण के जो ठाकुर महाराजा मान सिंह की आज्ञा से प्राप्त करने पर यह चांदी का कुचामणिया सिक्का बनाया गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था। तो किसने जारी किया था, अकबर के द्वारा जारी किया जाता है। सिक्का एलची के बारे में बात करें तो चित्तौड़ के टकसाल से मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ पर जब वो मतलब विजय प्राप्त कर लेता है उसके बाद में यहाँ पर ये सिक्का जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो किसने चलवाए थे, सोमल देवी के द्वारा चलाए गए थे। सोमल देवी कौन थी, ये याद रखना, अजयराज की रानी थी ये, अजयराज, अजयराज की ये रानी हुआ करती थी, उसके द्वारा सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नांद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। तो किससे प्राप्त हुई है, अजमेर से प्राप्त हुई है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। तो किससे मिलता है, जयपुर से आपको देखने को मिल जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। तो किसके आसपास केंद्रित था साथियों, जयपुर के आसपास केंद्रित था। राजस्थान में जनपद युग है वो ईसा संवत लगभग 300 से लेकर 200 तक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। तो मत्स्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, इस मत्स्य जनपद का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो जयपुर हो गया, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेतल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डिंग जिलों में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था। तो वो कौन सा था, वो याद रखना, मत्स्य जनपद था वो स्थित था। नेक्स्ट बात करते हैं, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी उसके बारे में पूछा गया। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो बेराट थी। नेक्स्ट आता है साथियों,
प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो किस जनपद की राजधानी थी साथियों? ये याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मत्स्य जनपद। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन नाम से असुमिलित जोड़ों को छांटिए। असुमिलितों के बारे में बात हो रही है। गंगानगर है उसको योद्धे कहा जाता था। भरतपुर को बारे में बात करें तो भरतपुर का जो विराट है वो नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत आ जाता है। उदयपुर को सिवी कहा जाता था, जालौर को स्वर्णगिरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर असुमिलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो जो सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। तो सूरसेन जनपद के अंदर से जो सम्मिलित भूभाग आ जाता है ना साथियों, वो जाता है भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है। तो कौन सा था सिवी जनपद के बारे में? जो सिक्के हैं वो बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान के जनपद के रूप में जाना जाता था। तो किसके जनपद के नाम से जाना जाता था चित्तौड़ के आसपास को? उसको सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर लिख सकते हो सिवी जनपद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि उदयपुर का पुरातन नाम था। तो पुरातन नाम क्या था साथियों? सिवी जनपद था। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सिवी जनपद से संबंधित है? तो सिवी जनपद से कौन सा जाता है? सिवी जनपद के बारे में बात करें तो नगरी है वो चित्तौड़गढ़ वाला वो आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में सिवी जनपद की राजधानी थी? तो जो सिवी जनपद की जो राजधानी थी साथियों वो कौन सी थी? मध्यमिका थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस में प्राप्त हुए हैं साथियों? ये याद रखना, नहर के जो अवशेष हैं वह जाते हैं नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है तो वो कौन सा जाता है? वह जाता है मध्यमिका साथियों। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र से सम्मिलित प्रांत कौन से थे? तो कौन से थे साथियों? वो जाते हैं अलवर, भरतपुर वाला जो प्रांत है वो शामिल था। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो कौन सा रहा था? वह जाता है योध्या जनपद सफल रहा था। ठीक है, और योध्या जनपद है राजस्थान के उत्तरी भाग में, जिसमें से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर ये जिले शामिल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस भाग में योध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासक रहा है? तो कौन से में रहा है राजस्थान के अंदर से? तो अभी मैंने बताया कि उत्तरी भाग में रहा है। तो कौन सा आता है? उत्तरी भाग, जिसमें से गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ और बीकानेर का जो भाग है वो शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस प्राचीन काल में योध्या प्रदेश कहा जाता था? तो कौन से को कहा जाता? गंगानगर वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि राजस्थान में निम्न में से किस गणतंत्रीय जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो योध्या के प्राप्त हुए हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था साथियों? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर की स्थापना के बारे में बात करें तो राव बीका के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है साथियों? राव बीका के द्वारा इसकी स्थापना होती है। 1465 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। पहले इसको राती घाटी, क्या नाम थे? राती घाटी कहा जाता था, और उसके बाद में ऊन का घर के नाम से प्रसिद्ध है, ऊन का घर। ठीक है, ये भी कहा जाता है। और बीकानेर रियासत में इसको जांगल देश के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम जाता है? जांगल देश। ठीक है, ये तीनों चारों नाम याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो कौन से जाने जाते थे? यह जाता है बीकानेर और जोधपुर वाला हिस्सा है वो माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो ये नागौर का साथियों, किसका नाम आ जाता है? नागौर का जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ढूंढाड़ किस का प्राचीन नाम आ जाता है? तो ढूंढाड़ है, बात करें तो ढूंढाड़ से जो क्षेत्र आ जाता है ना साथियों, तो वो कौन सा आता है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और उत्तरी टोंक का क्षेत्र शामिल होता है। कौन कौन सा होता है याद रखना ढूंढाड़ के अंदर से? एक तो आ जाता है जयपुर, दूसरा बात करें तो सवाईमाधोपुर, तीसरा बात करें तो दौसा, और टोंक का कुछ हिस्सा इसमें शामिल होता है। ठीक है, 1727 तक आमेर व 1727 में
जयपुर में इसकी राजधानी रही थी। इसका जो राजवंश है यहाँ पर कछवा कहलाता था। 1817 में लॉर्ड हिंगस्टन ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर यहाँ पर क्या जाता है, अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ पर स्थापित की थी साथियों। तो याद रखना कौन सा था, जयपुर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो याद रखना ढूंढाड़ क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूखरण कहलाता था। तो जम्बूखरण के बारे में बात करें ना साथियों, तो कौन सा है, यह आ जाता है इसका केशवराय पट्टन वाला जाता है। क्यों कहा जाता था, प्राचीन काल में जो बूंदी में स्थित है, ये जो क्षेत्र है वो बूंदी में है साथियों। बूंदी के अंदर से यहाँ पर क्या था, रीछों की भरमार हुआ करती थी, इसके कारण इसको क्या कहा गया था, जम्बू कहा गया था, जम्बूखरण के नाम से इसको जाना गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो वो कौन जाती है, केशवराय पट्टन आ जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का उत्तरोदी कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है साथियों, यह जाता है गलता। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस भाग का है, किस जिले का भाग माना जाता है? तो किस जिले का माना जाता है, ये अजमेर का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा प्राचीन अचल वर्तमान जिले जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं तो सिवी जनपद चित्तौड़गढ़ ठीक आ जाता है। जांगल प्रदेश के बारे में बात करें तो बीकानेर आ जाता है। सपादलक्स, सीकर और झुंझुनू के बारे में बात हो रही है, और सपादलक्स है वो कौन सा क्षेत्र आता है, जोधपुर। जोधपुर के बाद में कौन सा, बीकानेर। बीकानेर के बाद में नागौर वाला क्षेत्र है ना वो माना जाता है, सिक्कर चोरू झुंझुनू वाला नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर ये गलत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि रणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम आ जाता है? तो किसका नाम आ जाता है, सिरोही का माना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि कौन सा युगम सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है, सिवी चित्तौड़गढ़ आ गया, जांगल बीकानेर आ गया। मत्स्य देश बात करें तो अलवर भरतपुर आ गया। अबूर्द देश जालोर आ जाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, अबूर्द देश जालोर वाला सही नहीं आ जाता है साथियों। तो फिर ये अबूर्द देश किसको कहा जाता था, यह जाता है आबू और सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है ना उसको कहा जाता था, आबू और सिरोही। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि कौन सा युगम प्राचीन अचल आधुनिक जिला में सही सुमेलित नहीं है? अबूर्द देश सिरोही ठीक आ जाता है। सिवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर ठीक बात आ जाती है। सपादलक्स अजमेर नागौर आ जाता है। वागड़ सिक्कर झुंझुनू वाला आ जाता है। अरे सिक्कर झुंझुनू वाला तो नहीं आएगा, ये आएगा कौन सा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला आ जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम है वो माना जाता है, सिक्कर झुंझुनू वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपकी ये श्रृंखला खत्म हो जाती है साथियों। ठीक है, आज इस पार्ट में अपन ने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो से अपन चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसमें अपन राजवंशों के बारे में देखने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।